वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों आज है 14 जून 2021 और 14 जून 2021 से बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं सहित करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सारे के सारे मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो आपके लिए बीपीएससी सहित बिहार एसएससी, बिहार एसआई, ईएसआई, सीडीपीओ, बिहार पुलिस और वो तमाम परीक्षाएं जो खास करके बिहार में आयोजित होती है, बिहार के सभी कम्पिटेटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अगर आप घर बैठे इन सभी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं तो इस चैनल पर आपको यहाँ पर जनवरी से लेकर के अब तक का करंट अफेयर्स का वीडियो और पीडीएफ दोनों मिल जाएगा। वीडियो के लिए आपको प्लेलिस्ट पे जाना है, वहाँ पर आपको सारा वीडियो एक साथ मिल जाएगा, आप सारे वीडियो को देख सकते हैं। और रही बात पीडीएफ की, तो जनवरी से लेकर के अब तक यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, ये पाँचों महीने का करंट अफेयर्स का पीडीएफ का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, पिछले वीडियो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि हाल ही में कौन पुलिस उपाधीक्षक यानी कि डीएसपी के रूप में चयनित होने वाली बिहार की पहली मुस्लिम लड़की बनी है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए यानी कि रजिया सुल्तान इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो सभी लोगों ने इस प्रश्न का सही उत्तर किया और बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में डिटेल पे लिखा। तो आप लोग इस तरह का कंटिन्यूटी बनाए रखें, सभी प्रश्नों का आंसर कीजिए जो भी मैं आपसे पूछता हूँ। हर वीडियो में एक प्रश्न पूछा जाता है, उसका आंसर आपको कमेंट करना होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और आपको बता दूँ कि अभी कल यहाँ पर पेड ग्रुप में आपको 23वां सेट जो कि 67वीं बीपीएससी प्राथमिक परीक्षा और बीपीएससी सीडीपीओ ये दोनों परीक्षाओं के लिए टेस्ट सीरीज चल रहा है, तो यहाँ पर आपको ये उपलब्ध कराया गया पेड ग्रुप में। तो जो लोग से ज्वाइन नहीं कर पाए, यहाँ पर ये व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पर हमें मैसेज करके यहाँ पर जुड़ सकते हैं इस पेड ग्रुप से। यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज के अलावा बहुत सारी चीज़ें इसमें प्रोवाइड की जाती है, करंट अफेयर्स वगैरह जितनी भी चीज़ें होती है आपके प्री एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बेहतर क्वालिटी का प्रोवाइड किया जाता है। तो जो लोग से ज्वाइन करना चाहते हैं इस व्हाट्सअप नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देख लेते हैं प्रमुख दिवस व तिथियों को। तो 1 जून को अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस और विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। यहाँ पे थीम वाला सेक्शन मैं आपको कल अपडेट कराऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप नज़र रखिए, कल मैं से आपको रिवाइज कराऊंगा। तो आज सिर्फ तिथि और दिवस को देखते हैं। तो 2 जून को अंतर्राष्ट्रीय सेक्स वर्कर्स दिवस और तेलंगाना गठन दिवस। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस और फिर 4 जून को आक्रमण के शिकार हुए मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस और फिर 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस और आगे है 6 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति स्थापना दिवस, 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस और 8 जून को विश्व महासागर दिवस। तो यहाँ पर आगे है 9 जून। तो 9 जून को बलिदान दिवस जो कि अमर शहीद बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है। 10 जून को विश्व भूगर्भ जल दिवस। 11 जून को सामाजिक न्याय सद्भावना दिवस जो कि लालू प्रसाद यादव का 74वां जन्मदिन के अवसर पर अभी हाल ही में 11 जून को मनाया गया। और आगे है 12 जून और 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस तथा और 12 से 13 जून को यह G7 शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन ब्रिटेन में किया गया था, ये भी बात ध्यान रखिएगा। और इस वर्ष का जो थीम था G7 शिखर सम्मेलन का टिकाऊ सामाजिक औद्योगिक बहाली, ये इस वर्ष का थीम था। और 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय रक्तहीनता जागरूकता दिवस मनाया गया। और आज है 14 जून और आज मैं अगर बात करूं तो आज है विश्व रक्तदाता दिवस। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, मैं आपको लिख दूं, विश्व रक्तदाता दिवस ये आज है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से आप याद रखेंगे, जैसे जैसे ये डेट बढ़ेगा वैसे वैसे यहाँ पे मैं अपडेट करता चलूँगा सारी चीज़ों को। चलिए अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और पिछले वीडियो में एक थोड़ी सी गलती हुई थी जो कि 13 जून 2021 वाला करंट अफेयर्स का वीडियो था जो कि कल वाला वीडियो था। वहाँ पर मैंने प्रश्न जो पूछा था कि हाल ही में किस कंपनी ने अनूप पुरोहित को अपना मुख्य सूचना अधिकारी नियुक्त किया है, तो इसका राइट आंसर था विप्रो के द्वारा भी हाल ही में नियुक्त किया गया था। अब यहाँ पे गलती ये हुआ था कि विप्रो की स्थापना के बारे में मैंने आपको बताया था 1966 बताया था मैंने आपको 1966, जो कि ये गलत था। विप्रो का स्थापना 1945 में हुआ था। तो जो लोग यहाँ पे अगर नोट कर चुके हैं कॉपी में तो वो लोग सुधार कर लीजिएगा, इसका स्थापना 1945 में हुआ था। तो थोड़ी सी मतलब गलती हो गई थी, माफ कीजिएगा। चलिए अब यहाँ पे बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। एक एक करके मैं आपको सभी प्रश्न बताऊंगा और इनसे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट होगा उन्हें भी डिस्कस करूंगा। तो आपको इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है और वीडियो के अंत में जो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। चलिए आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में बिहार सरकार द्वारा की गई घोषणा के अनुसार बिहार के कितने जिलों को मिलाकर जैविक कॉरिडोर बनाया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 13 जिलों को मिलाकर के जैविक कॉरिडोर बनाया गया है। अब यहाँ पर इसके बारे में डिटेल में बता दूं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए जानकारी दिया कि बिहार की गंगा नदी के दोनों किनारों के पास 13 जिलों को मिलाकर जैविक कॉरिडोर बनाया गया है। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, 13 जिलों को मिलाकर जैविक कॉरिडोर बनाया गया है बिहार में, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। और फिर यहाँ पे आगे है कि इस योजना में किसानों को जैविक खेती के लिए कृषि इनपुट अनुदान तथा निःशुल्क प्रमाणीकरण की सुविधा दी जा रही है। और आगे है कि अब तक 188 कृषक उत्पादक संगठनों को इस योजना में शामिल किया गया है। तो ये सारी जानकारी है जो कि आपको याद रखना है, ये बिहार में आयोजित होने वाले सभी कम्पिटेटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पे। हमारा दूसरा प्रश्न है कि अगले माह यानी कि जुलाई 2021 से बिहार के दरभंगा एयरपोर्ट से दुबई के लिए कौन सी कंपनी अपनी विमान सेवा प्रारंभ कर रही है।
तो दरभंगा एयरपोर्ट से दुबई के लिए विमान सेवा जो प्रारंभ की जा रही है, इसका राइट आंसर होगा स्पाइस जेट और इंडिगो एयरलाइंस। ये दोनों के द्वारा अभी मतलब कि अगले महीने के जुलाई से ये प्रारंभ किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ई यहाँ पे हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। बीपीएससी में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं 5 ऑप्शन के साथ, तो यहाँ पे हमारा 2 ऑप्शन सही है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई को चुना। ये वाला सेक्शन यहाँ पे सही होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अब यहाँ पर इसके बारे में बता दूँ कि बिहार से दुबई जाने वाले यात्रियों के लिए हाल ही में दरभंगा एयरपोर्ट से फ्लाइट सेवा शुरू होने जा रही है, जिसमें स्पाइस जेट और इंडिगो एयरलाइंस दुबई से उड़ान सेवा दुबई के लिए उड़ान सेवा मतलब कि शुरू करने का फैसला किया है। और यहाँ पे आगे की स्पाइस जेट 3 जुलाई से और इंडिगो एयरलाइंस 5 जुलाई से फ्लाइट सेवा शुरू करेगी। तो ये भी बात आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहले जो फ्लाइट सेवा शुरू किया जाएगा वो किया जाएगा स्पाइस जेट के द्वारा, जो कि 3 जुलाई को होगा, और उसके बाद 2 दिन बाद यानी कि 5 जुलाई को मतलब इंडिगो एयरलाइंस के द्वारा ये विमानन सेवा शुरू किया जाएगा। और यहाँ पे जो आगे लिखा गया ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं। तो दरभंगा एयरपोर्ट से पिछले साल 8 नवंबर को मतलब 8 नवंबर 2020 को यहाँ से विमान सेवा का संचालन शुरू हुआ था। ये प्रश्न मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा। तो 8 नवंबर 2020 को ये विमान सेवा यहाँ पे दरभंगा एयरपोर्ट से शुरू हुआ था, और पहले दिन यहाँ से दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु के लिए मतलब कि ये जो विमान सेवा थी वो शुरू की गई थी। और मार्च 2021 से दरभंगा एयरपोर्ट से कोलकाता, पुणे, अहमदाबाद और हैदराबाद के लिए फ्लाइट से उड़ान भरना शुरू किया गया था। तो ये सारे फैक्ट ऑलरेडी मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो यहाँ पर ये जुड़ी जानकारी जो है ये आपको याद रखना है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है ये है कि दरभंगा एयरपोर्ट मतलब कि कब से यहाँ पे विमान सेवा प्रारंभ हुआ था। तो 8 नवंबर 2020 से ये शुरू हुआ था। तो ये सारे फैक्ट यहाँ से आप याद रखेंगे। अब यहाँ पे बात आई है बिहार की, तो बिहार से जुड़ी कुछ जानकारी है उसे देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं मैप में बिहार की स्थिति है, और बिहार की चौहद्दी ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिहार की चौहद्दी की अगर बात किया जाए तो उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल तथा पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। बिहार की चौहद्दी जो है अगर राज्य श्रेणी की बात किया जाए तो 3 राज्यों के साथ ये अपनी सीमा साझा करता है, जिसमें कि झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश शामिल है। वहीं पर अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात किया जाए तो बिहार की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है वो नेपाल के साथ सीमा लगती है, नेपाल के साथ ये सीमा साझा करती है, ये ध्यान रखिएगा। और आपसे जानते हैं बिहार की राजधानी पटना, वर्तमान में राज्यपाल है फागू चौहान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और राजकीय पक्षी जो है यहाँ का गौरैया है। अभी हाल ही में 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया गया था, जिसका थीम था आई लव स्पैरो। आगे है राजकीय पशु है बैल, राजकीय वृक्ष पीपल, राजकीय फूल है गेंदा, और जनसंख्या घनत्व है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और वहीं पर क्षेत्रफल की बात किया जाए तो बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर बिहार का क्षेत्रफल है। और प्रथम राजभाषा हिंदी तथा द्वितीय राजभाषा उर्दू है। बिहार की लंबाई 345 किलोमीटर तथा चौड़ाई की बात किया जाए चौड़ाई है 483 किलोमीटर। और आगे की विधान परिषद की 75 सीटें, विधानसभा की 243 सीटें, और राज्यसभा की 16 तथा लोकसभा की 40 सीटें। यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य जाट जाटिन, कजारी, पनवरिया और विदेशिया प्रमुख लोक नृत्य है। और जो आप यहाँ पे इस इमेज में देख रहे हैं 2 स्वास्तिक के बीच में बौद्धि वृक्ष, ये बिहार का राजकीय चिन्ह है। और यहाँ पे मैं आपको एक महत्वपूर्ण फैक्ट बता दूँ, यहाँ पे जो क्षेत्रफल का बात किया जा रहा है 94,163 वर्ग किलोमीटर बिहार का क्षेत्रफल। तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जब झारखंड बिहार से अलग हुआ था, तो झारखंड का गठन जो हुआ था ये 46% भूमि को लेकर हुआ था। संपूर्ण भूभाग का 46% भूमि को लेकर के झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। और झारखंड के पहले जो मुख्यमंत्री हैं ये थे बाबूलाल मरांडी। तो ये सारे फैक्ट यहाँ से आप याद रखेंगे, यहाँ से आपके प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अगला प्रश्न है कि हाल ही में रामप्रसाद बिस्मिल की जयंती कब मनाई गई है। तो भी हाल ही में रामप्रसाद बिस्मिल की जयंती मनाई गई है 11 जून को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर इसके बारे में बता दूं कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ लड़ने वाले भारतीय स्वतंत्रता सेनानी शहीद रामप्रसाद बिस्मिल की जयंती हाल ही में 11 जून को मनाई गई है। ये आप ध्यान रखेंगे, 11 जून को इनकी मतलब कि जयंती मनाई गई है। रामप्रसाद बिस्मिल ने भगत सिंह जैसे नेताओं के साथ हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया था, और 1918 की मैनपुरी षड्यंत्र और 1925 की काकोरी षड्यंत्र में भी ये शामिल थे। ये आप ध्यान रखना है आपको। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण फैक्ट लिखा गया है, काकोरी षड्यंत्र में शामिल होने के कारण महज 30 वर्ष की आयु में उन्हें 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर जेल में फांसी दिया गया था। गोरखपुर उत्तर प्रदेश जेल में इन्हें फांसी दिया गया था। तो ये सारे फैक्ट जो कि आपको याद रखना है, ये मैनपुरी षड्यंत्र और काकोरी षड्यंत्र में शामिल थे, जिन्हें कि काकोरी षड्यंत्र में शामिल होने के कारण ये 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश में इन्हें फांसी दिया गया था जेल में। और इनकी जो उम्र थी फांसी देने के वक्त महज 30 वर्ष थी। तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना है। देखिए यहाँ पे 11 जून 1897 को इनका जन्म हुआ था, जो कि 19 दिसंबर 1927 को इनकी मृत्यु हो गई थी। मात्र 30 वर्ष की आयु में ये शहीद हो गए थे। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में सामाजिक कार्यकर्ता और अर्थशास्त्र के सेवानिवृत्त प्रोफेसर राधा मोहन का निधन हुआ है। उनको पद्मश्री से कब सम्मानित किया गया था। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा पद्मश्री से सम्मानित इनको 2020 में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, 2020 में ये सम्मानित हुए थे। अब यहाँ पर इसके बारे में बता दूँ कि प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता और अर्थशास्त्र के सेवानिवृत्त प्रोफेसर राधा मोहन का हाल ही में निधन हुआ है।
और आगे है कि कृषि के क्षेत्र में बहुमूल्य योगदान देने के लिए राधा मोहन और उनकी बेटी साबरमती को 2020 में देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया था 2020 में। अब यहाँ पे बात किया गया है चौथे नागरिक सम्मान पद्मश्री। अब अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहला जो नागरिक सम्मान है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत का, वो क्या है, तो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न। ये भी बात आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे आगे है, तथा इसके अतिरिक्त उड़ीसा सरकार ने भी उन्हें तत्काल नहीं बल्कि उत्कल सेवा सम्मान से सम्मानित किया था। तो ये सारे फैक्ट जो कि आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इसे आपको याद रखना है। 2020 में राधा मोहन और उनकी बेटी साबरमती को एक साथ 2020 में मतलब कि देश के चौथे नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। उसके बाद हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में कितने भारतीय महिला क्रिकेटरों को द 100 वीमेंस कंपटीशन में शामिल किया गया है। द 100 वीमेन कंपटीशन में शामिल किया गया है कितने भारतीय महिला क्रिकेटरों को। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 5 भारतीय महिला क्रिकेटरों को इसमें शामिल किया गया है। अब ये है क्या, इसके बारे में आपको डिटेल बता दूँ। यहाँ से प्रश्न मुझे लगता है जरूर पूछा जाएगा। तो हाल ही में 5 भारतीय महिला क्रिकेटरों जिनमें कि शेफाली वर्मा, हरमनप्रीत कौर, जेमिमा रोड्रिग्स, स्मृति मंदाना और दीप्ति शर्मा को द 100 वीमेन कंपटीशन में शामिल किया गया है। और फिर यहाँ पे आगे है कि यह टूर्नामेंट इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड द्वारा आयोजित होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड द्वारा ये आयोजित होता है। और यहाँ पे आगे है कि यह 100 गेंदों के प्रारूप में खेले जाने वाला टूर्नामेंट है। ठीक है, ये जो टूर्नामेंट होता है ये 100 गेंदों के प्रारूप में मतलब खेला जाता है, और जिसमें कि दुनिया भर के कुछ सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर्स जो कि विभिन्न फ्रेंचाइजी के लिए मतलब इस प्रतिस्पर्धा में भाग लेती है और प्रतिस्पर्धा करती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें आपको याद रखना है कि ये मतलब जो आयोजित किया जाता है ये इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड के द्वारा आयोजित किया जाता है। ये 100 गेंदों का प्रतिस्पर्धा, जैसे कि T20 में 120 गेंद के साथ खेला जाता है, लेकिन इसमें 100 गेंद ही मतलब कि 100 बॉल का मैच होता है। ये आप ध्यान रखेंगे। और जिसमें कि दुनिया भर के जो सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर होते हैं उनको इसमें जगह दिया जाता है, और वो विभिन्न फ्रेंचाइजी के लिए मतलब इस प्रतिस्पर्धा में भाग लेते हैं। तो भी इसमें भारत के 5 महिला क्रिकेटरों को मतलब द 100 वीमेंस कंपटीशन में शामिल किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे बात है क्रिकेट की, तो क्रिकेट की जो सर्वोच्च संस्था है वो है ICC। अब इसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी देता हूँ। ICC का फुल फॉर्म जो होता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो ICC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ठीक है, और इसका सिद्धांत यानी कि मोटो की अगर बात किया जाए तो ICC का मोटो है अच्छाई के लिए क्रिकेट। और इसकी स्थापना यानी कि ICC की स्थापना 15 जून 1909 को हुआ था। इसका मुख्यालय दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है। सदस्य देशों की अगर बात किया जाए तो 104 सदस्य देश हैं वर्तमान में। आधिकारिक भाषा यहाँ की अंग्रेजी, और चेयरमैन जो अभी हैं वर्तमान में ये ग्रेग बार्कले जो कि न्यूजीलैंड के हैं, और CEO हैं मनु सानी, ये भारत के हैं। तो ये सारे फैक्ट याद रखेंगे। और फिर यहाँ पे उसका अगला प्रश्न है कि हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कितने वर्षों के बाद प्रति लेनदेन ATM इंटरचेंज शुल्क बढ़ाया है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ये शुल्क 9 वर्षों के बाद बढ़ाया गया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर इसके बारे में बता दूं कि हाल ही में RBI ने हाल ही में लगभग 9 वर्षों के बाद ATM लेनदेन के लिए इंटरचेंज शुल्क संरचना में वृद्धि करने की वृद्धि की मंजूरी दी है, और इसमें प्रति लेनदेन इंटरचेंज शुल्क 15 रुपये से बढ़ाकर 17 रुपये किया गया है, तथा सभी केंद्रों में गैर वित्तीय लेनदेन के लिए इंटरचेंज शुल्क 5 रुपये से बढ़ाकर 6 रुपये किया गया है, और यह 1 अगस्त 2021 से प्रभावी होगा। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि अब ATM से निकासी के लिए आपको ज़्यादा शुल्क देना होगा, यानी कि महंगा हो गया है। तो ये आप ध्यान रखना है, आपको ये 9 वर्षों के बाद इस शुल्क को बढ़ाया गया है। इसका परिणाम ये होगा कि ATM से निकासी करने में मतलब कि थोड़ा सा वहाँ पे मतलब कि इजाफा किया गया, उसमें मतलब टैक्स आपको थोड़ा ज़्यादा लगेगा। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पे, लेकिन बात आई है RBI की। तो RBI से बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं, उन्हें देख लेते हैं। तो RBI का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। यहाँ से बहुत सारे एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना हुआ था, और रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय प्रारंभ में कोलकाता में स्थापित किया गया था, जिसे कि 1937 में अस्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित किया गया। ये भी बात आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे जो पॉइंट लिखा गया ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। RBI के गवर्नर की नियुक्ति वित्त मंत्री की सलाह पर प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है, इसे आप याद रखेंगे। और RBI का प्रत्येक चिन्ह होता है ताड़ का पेड़ और बाघ। यहाँ पर आप इस इमेज में देख सकते हैं ताड़ का पेड़ और बाघ जो है ये RBI का प्रत्येक चिन्ह है, या फिर लोगो कह सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे है मुख्यालय, जो अगर बात किया जाए तो मुख्यालय इसका मुंबई है। ठीक है, और RBI के गवर्नर की अगर बात किया जाए तो RBI का गवर्नर शक्तिकांत दास है, जो कि उर्जित पटेल की जगह पे है, और शक्तिकांत दास जो है ये 25वें गवर्नर है RBI के। तो ये भी बात आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न, फॉल्कन क्लॉज 4 नामक युद्ध अभ्यास हाल ही में किन 2 देशों के बीच शुरू हुआ है। तो फॉल्कन क्लॉज 4 नामक युद्धाभ्यास अभी हाल ही में अमेरिका और सऊदी अरब के बीच शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अभी हाल ही में अमेरिका और सऊदी अरब की स्थल सेनाओं के बीच फॉल्कन क्लॉज 4 नामक युद्धाभ्यास शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए 8वां प्रश्न है कि हाल ही में भारत के नीरज चोपड़ा पुर्तगाल में आयोजित भाला फेंक प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है।
तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा नीरज चोपड़ा पुर्तगाल में आयोजित भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा स्वर्ण। अब यहाँ पर इनसे रिलेटेड कुछ जानकारी है जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, उन्हें देख लेते हैं। तो 23 वर्षीय नीरज चोपड़ा ने हाल ही में पुर्तगाल में लिस्बन के सिडे डी लिस्बोआ में भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। ये लिस्बन के सिडे डी लिस्बोआ में भाला फेंक प्रतियोगिता में इन्होंने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। और आगे लिखा गया वो अपनी छठी और अंतिम प्रयास में 83.18 मीटर के थ्रो के साथ इस स्वर्ण पदक को अपने नाम किया है। यानी कि इसने मतलब कि छठी और अंतिम प्रयास में 83.18 मीटर मतलब भाला फेंक करके इस पदक को अपने नाम किया है। ये आप यहाँ पे ये याद रखेंगे 83.18 मीटर। और यहाँ पे आगे लिखा गया है उन्होंने पटियाला स्थित नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 87.07 मीटर का रिकॉर्ड बनाया है, जो कि इसका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। तो आप याद रखेंगे इन्होंने अभी हाल ही में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। उसके बाद यहाँ पे अगला प्रश्न है कि इस वर्ष का स्पेनिश प्रिंसेस ऑफ आस्टूरियस लिटरेचर अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा इमैनुअल केरर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा इमैनुअल केरर, इसका सही उत्तर है। आपको बता दूं कि हाल ही में फ्रांसीसी लेखक इमैनुअल केरर को इस वर्ष के लिए स्पेनिश प्रिंसेस ऑफ आस्टूरियस लिटरेचर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर आप इस इमेज में जो देख रहे हैं यही है इमैनुअल केरर। और आगे यहाँ लिखा गया यह पुरस्कार हर वर्ष प्रिंसेस ऑफ आस्टूरियस फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। और इस फाउंडेशन के द्वारा दिए जाने वाले 8 प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक पुरस्कार है ये, जो जिनका नाम है स्पेनिश प्रिंसेस ऑफ आस्टूरियस लिटरेचर अवार्ड। तो ये अभी हाल ही में इमैनुअल केरर को दिया गया है और इसमें पुरस्कार स्वरूप 50,000 यूरो राशि दी जाती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर है। तो 10वां प्रश्न, हाल ही में किस देश की सरकार ट्विटर पर प्रतिबंध के बाद कू से आधिकारिक तौर पर जुड़ी है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा नाइजीरिया सरकार अभी कू से आधिकारिक तौर पर जुड़ी है। अब ये कू क्या है इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं, हाल ही में नाइजीरिया के राष्ट्रपति मोहम्मदु बुहारी के एक ट्वीट को ट्विटर द्वारा हटाने के बाद ट्विटर को देश से निलंबित करने का फैसला लिया गया। ये आप ध्यान रखेंगे। और आगे कि नाइजीरिया के कॉर्पोरेट अस्तित्व पर नकली समाचार फैलाने का भी ट्विटर पर आरोप लगाया गया। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से याद रखेंगे आप। और आगे है कि उसके बाद नाइजीरियाई सरकार आधिकारिक तौर पर भारतीय ट्विटर विकल्प कू में शामिल हो गई है। ये जो कू ऐप है ये भारतीय ट्विटर विकल्प है। यहाँ पे आपको ट्विटर जैसी फैसिलिटी यहाँ पर मिलता है। ये अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले मतलब कुछ महीने पहले लॉन्च ही हुआ है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से आप याद रखेंगे। नाइजीरिया सरकार अभी आधिकारिक तौर पर कू से मतलब जुड़ चुकी है। चलिए उसके बाद यहाँ बढ़ते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की। और आज के इस वीडियो का प्रश्न हाल ही में 47वें G7 शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किस देश में किया गया है। तो इस प्रश्न का आंसर आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना है। कमेंट करके कि इसका आंसर क्या होगा। अगर आपने कल वाले वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा होगा तो इसका आंसर आपको याद होगा। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, आपको कुछ जानकारी दे दूँ कि इस चैनल के माध्यम से रिसेंटली अभी एक ई बुक लॉन्च किया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये वो ई बुक है जिसमें कि विगत 28 वर्षों से बिहार में जितनी भी परीक्षा आयोजित हुई है वो परीक्षाओं के प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया है। ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में है, जो कि आपको यहाँ पे 2500 से अधिक प्रश्नों का संग्रह इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसे परचेज करिए। इस तरह का PDF जो आपको देखने को बहुत जल्द कम ही मिलता है मार्केट में, ये जल्दी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको समझ आता है कि आपके एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। आप एग्जाम में बेहतर स्कोर कर पाएंगे। अगर आप यहाँ पे 2500 प्रश्नों को देखेंगे तो आपको समझ आएगी कि आप किस प्रकार से आपको तैयारी करना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ से आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये कम कीमत में आपके लिए अवेलेबल कराया गया है। बहुत मेहनत लगाए इसे तैयार करने में। तो 100 रुपये से कीमत है। आप जाके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप वहाँ पे से जाकर परचेज कर सकते हैं। और रही बात यहाँ पे पेड ग्रुप की, तो पेड ग्रुप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसका जो यहाँ व्हाट्सअप नंबर है, इस व्हाट्सअप नंबर पर आपको pre21 लिख के मैसेज कीजिए, जो कि ये पेड ग्रुप जो सरस्वती BPSC प्राइमरी परीक्षा और BPSC CDPO ये दोनों परीक्षाओं के लिए है। अगर आप घर बैठे इन दोनों परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं तो इसे ज्वाइन कीजिए। यहाँ पर आपको 1 वर्ष का करंट अफेयर्स मिलेगा, जो मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ, वो सारे के सारे यहाँ पर आपको दिया जाएगा। 50 टेस्ट 3 मिलेगा, जो कि एक्सप्लेनेशन सेट मिलेगा, और संपूर्ण बिहार जी के मिलेगा। और इसके अलावा बहुत सारे PDF है जो कि आपको यहाँ पर पेड ग्रुप में अवेलेबल कराया जाएगा। तो लगभग 1000 लोग इसे ज्वाइन कर चुके हैं, तो आप भी इसे जरूर ज्वाइन कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो से अगर मतलब कि लाभ मिली हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।